बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। आज 13वां दिन है इस प्रिपरेटरी सेशन का, जिसमें आज हम इंशाल्लाह इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रिपरेटरी सेशन है ये कॉर्पोरल और एएसआई के रिलेटेड है। ये कोर्स हमने इन 2 पोस्टों के लिए बनाया है, जिसका आज 13वां दिन है और ये 6 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था और जिसका आज 13वां दिन है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। ये हमारा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के हिसाब से हम मुख्तलिफ़ दिनों को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं और इसी वीक में जो पढ़ाया जाता है उसका एक ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है संडे के दिन। यानी कल जो है 19 तारीख है, तो कल हमारा जो है दूसरा ग्रैंड टेस्ट होगा। पिछले ग्रैंड टेस्ट को बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मिस किया था, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस ग्रैंड टेस्ट को यानी कल 19 तारीख को इतवार के दिन कोई भी इस टेस्ट को मिस ना करे। यकीन करें ये टेस्ट बहुत मेहनत से बनाया जाता है और इस हफ्ते में हमने जो कुछ पढ़ा होगा ये इस टेस्ट में आ जाएगा। इस टेस्ट में इस दफ़ा 100 एमसीक्यूज़ होंगे, जिनको आपने 100 मिनट में हल करने होंगे और जो टेस्ट की टाइमिंग है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा। तो आप लाज़मी इस टेस्ट को अटेंड करें और सबमिट करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश के हवाले से है। इंग्लिश के पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट को समझा था, प्रेडिकेट को समझा था और इसके साथ जो है हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस भी किया था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं, उन तमाम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आज का लेक्चर लंबा हो। तो आज का लेक्चर इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अहमियत रखता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद ही हम बाकी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हमें नाउन प्रोनाउन का कंसेप्ट ना हो तो बाकी चीज़ें हम इतनी जल्दी पिक नहीं कर सकते, इतनी जल्दी हम सीख नहीं सकते। आज हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और इसके साथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो दूसरा टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन तमाम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ काइंड्स ऑफ नाउन भी देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से होएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ज़रूरी है, बल्कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके ग्रामर और इसके आरूप के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने पिछले लेक्चर में वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। उससे पहले हम सबको अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता था कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो सबको पता है, उसके साथ वर्ड्स बनाना भी सबको पता है। लेकिन पिछले लेक्चर्स में हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसके हरूफ सीखने पड़ते हैं, फिर उन हरूफ से अल्फाज बनाना सीखना पड़ता है, फिर उन अल्फाजों को सही इस्तेमाल करके आपको जुमला आना चाहिए, फिर उन्हीं जुमलों को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप कोई मज़मून लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक पे जा रहे हैं कि हम किस तरह ऐसे लिख लें और किस तरह हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जो है वर्ड्स के सेंटेंस बनाना सीख लिया। अभी उन सेंटेंसों में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मुख्तलिफ रोल्स हैं, उनकी पहचान करना, उनको इंडिकेट करना हर कैंडिडेट को आना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स, ये अल्फाज है दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस, जिनके मुख्तलिफ काम होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये अल्फाज है जिनके मुख्तलिफ काम होते हैं किसी भी जुमले में। अगर इसको हम आसानी से समझे कि आप यूँ समझो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये जो है कोई नौकरियों के टाइटल्स हैं। कोई भी नौकरियां, जिस तरह एक बंदा है वो फौजी है, एक बंदा है वो उस्ताद है, एक बंदा है वो डॉक्टर है, एक बंदा इंजीनियर है, इस तरह एक बंदा है वो पॉलिटिशियन है।
तो ये मुख्तलिफ़ काम हुए। इस तरह अल्फ़ाज़ भी मुख्तलिफ़ हो सकते हैं और अगर अल्फ़ाज़ मुख्तलिफ़ हुए तो उनके काम भी मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर का काम इंजीनियर से अलग है। इसी तरह अल्फ़ाज़ जो है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इनके काम आपस में मुख्तलिफ है और इनकी पहचान भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स है, प्रोनाउंस है, वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, इसके साथ प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, ये तमाम मिलके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं, जिनको आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो नाउन कहलाता है। नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, पीपल, प्लेस, एनिमल्स, आइडियाज, एनीथिंग। एनीथिंग दैट हैव अ नेम इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल। नाउन्स जो है ये अल्फाजे हैं जो जो लोगों के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो अल्फाज जो किसी जगह के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज जो किसी जानवर, किसी भी चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। सिंपली आप कह सकते हो कि एनी नेम, कोई भी नाम जो है वो नाउन कहलाता है। कोई भी नाम जो है वो नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर असलम इज़ माई ब्रदर, असलम जो है मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो किसी शख्स का नाम इस्तेमाल हुआ है। तो किसी भी शख्स के नाम को जो है नाउन कहा जाता है। यहाँ पे जो है शख्स का नाम इस्तेमाल हुआ है और यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया कि नाउन जो है ना किसी भी शख्स का नाम हो सकता है। इसके साथ शी ब्रॉट अ पेयर ऑफ शूज़, किसी भी चीज़ का नाम भी नाउन हो सकता है। आई हैव अ कैट, किसी एनिमल का नाम भी जो है वो नाउन हो सकता है। इज़ दिस योर कार, किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी नाउन हो सकता है। और मैनी पीपल हैव अ फियर ऑफ फेलियर, किसी भी कंडीशन का भी नाम जो है वो नाउन हो सकता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउन की एक काइंड है जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन को कहा जाता है या उन नामों को कहा जाता है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सैडनेस है, हैप्पीनेस है, लव है, रोमांस है। तो इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो भी महसूस करने वाली चीज़ें हैं उनके जो नाम है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। दिस इज़ माई सिटी, ये मेरा शहर है। तो किसी जगह का नाम भी जो है नाउन हो सकता है। इसके साथ आगे देख लेते हैं जो काइंड्स हैं नाउन के। सबसे पहले किस्म कॉमन नाउन है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें आम चीज़ें हों, जिसमें आम चीज़ों का नाम हो, आम जगहों का नाम हो, आम लोगों का नाम हो और आम जानवरों का नाम हो। वो चीज़ें जो सब शेयर करते हैं उसको जो है कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। इसके साथ प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी भी ख़ास शख्स का, किसी भी ख़ास जगह के नाम को जो है प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर मीन्स वंस ओन। प्रॉपर का मतलब किसी एक शख्स का, हर एक के पास ही नहीं होता है। यहाँ पे कॉमन का मतलब था कि हर एक इसको शेयर कर सकता है, लेकिन प्रॉपर का मतलब होता है कि कोई एक शख्स उसको इस्तेमाल कर सकता है या ये किसी एक शख्स का नाम होता है। और ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये जब भी जहाँ भी लिखा होता है इसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट होता है, स्टार्टिंग जो लेटर रहता है ये कैपिटल होता है। जिस तरह यहाँ पे कायद-ए-आज़म का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, तो कायद-ए-आज़म का क्यू बड़ा है, इस तरह पाकिस्तान का पी बड़ा है, इंग्लैंड का ई बड़ा है और अली के नाम का ए बड़ा है, इसके साथ कराची का के बड़ा है। तो जहाँ पे भी आपको प्रॉपर नाउन दिखेगा आप उसको किस तरह पहचानोगे, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए। तो यहाँ पे इन 3 एग्ज़ाम्पल को आप समझिएगा, इनमें दोनों नाउन की जो है वो एग्ज़ाम्पल मौजूद है। क्वेटा इज़ अ प्रॉपर नाउन व्हाइल सिटी इज़ कॉमन नेम। कॉमन नाउन क्वेटा जो है ये इसमें मार्फा है और जो सिटी है, जो शहर है वो इसमें आम है। अभी आप देख लें कि शेर तो बहुत हो सकते हैं,
शेर जो है ये कॉमन है, शेर जो है ये आम है, बहुत सारे सिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन क्वेटा जैसा शेर हर शेर नहीं हो सकता। तो क्वेटा इसलिए एक प्रॉपर नाउन कहलाता है और जो शेर है या जो सिटी है वो कॉमन नाउन कहलाता है। पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन व्हाइल कंट्री इज़ कॉमन नाउन। अभी मुल्क तो बहुत सारे हो सकते हैं, दुनिया में 193 मुल्क है, लेकिन उन मुल्कों में जो है पाकिस्तान जैसा कोई नहीं। तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन हो गया, पाकिस्तान एक ख़ास हो गया। इसी तरह मंसूर इज़ अ प्रॉपर नाउन व्हाइल बॉय इज़ कॉमन नाउन। जो बॉय है, लड़के हैं, वो तो आम है, हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन मंसूर जो है ये एक प्रॉपर है, ये ख़ास है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये मैंने कुछ आपको फ़र्क बता दिया कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, जो आप बचपन से आपको पता है इसके बारे में। इसके साथ आगे देख लेते हैं तो तीसरा नाउन की किस्म है, उसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है। अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी टच्ड और परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस। तो जो कंक्रीट नाउन है वो कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम देख सकते हो, जिसको हम सुन सकते हो, जिसको हम टच कर सकते हो, जिसका हम टेस्ट ले सकते हो, तो ये जो है कंक्रीट नाउन है। मिसाल के तौर पर टेबल, टेबल जो है इसको हम टच कर सकते हैं ना, ये सामने टेबल पड़ी हुई है तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, तो ये एक कंक्रीट नाउन है। इसी तरह एप्पल को हम खा सकते हैं, इसकी हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल जो है ये कंक्रीट नाउन के हैं। इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये वो नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते। कंक्रीट नाउन को हम टच कर सकते थे, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम टच नहीं कर सकते। ये अपोजिट होता है कंक्रीट नाउन के, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ये, क्योंकि उसमें हम टच कर सकते हैं और इसमें हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब कि जिसको आप टच नहीं कर सकते। आइडियाज़ दैट कांट बी परसीव्ड विद द फाइव सेंसेस, और इनका हमारे जो फाइव सेंसेस से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आइडियाज़ है या वो एहसासात है जिनको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते और इनका फिज़िकली कोई लोकेशन भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर कि जो टेबल था वो तो मेरे सामने पड़ा हुआ था, ये जो टेबल था ये मेरे सामने पड़ा हुआ था, तो इसकी एक लोकेशन थी, लेकिन इनकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इनका कोई भी लोकेशन नहीं होता, इनका कोई भी फिज़िकली लोकेशन नहीं होता और इसको आप टच नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर उदासी है, अभी हम कोई बंदा उदास है तो आप उसकी उदासी को जो है टच नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई शख्स खुश है तो आप उसकी खुशी को टच नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है ये एक सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन ये जो इंडिकेट करता है ये हमेशा ग्रुप को इंडिकेट करता है। वो ग्रुप लोगों का हो सकता है, वो ग्रुप चीज़ों का हो सकता है, वो ग्रुप जानवरों का हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा ऐसा वर्ड है, तो कलेक्टिव नाउन ऐसा वर्ड है जो हमेशा ग्रुप को रिफ़र करता है, ग्रुप को इंडिकेट करता है। किस तरह करता है? मिसाल के तौर पर टीम, टीम जो है ये 12 के 11 खिलाड़ियों का जो है एक टीम बनता है। तो जो 11 खिलाड़ी एक साथ ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप को टीम का नाम दिया गया है। इसी तरह बैंड है, जो एक म्यूज़िक बैंड है, उनमें मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ काम होता है, एक ग्रुप बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो उसको बैंड कहा जाता है। इसके साथ हर्ड, जिसे रेवड़ कहा जाता है, रेवड़ में भी बहुत सारे जानवर एक साथ ग्रुप बना देते हैं तो उसको हर्ड या रेवड़ कहा जाता है। इस तरह क्लास से क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिल जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम क्लास कह देते हैं। तो इसीलिए ये भी एक कलेक्टिव नाउन के हिस्से में आ जाता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन व्हाइल रिफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ये जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा जो है इंडिकेट करता है सिंगुलर नाउन को। मिसाल के तौर पर ये जो फैमिली है, अभी हमने इसके आखिर में फैमिलीज़ नहीं लगाया है। फैमिलीज़ जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन फैमिली हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट करता है।
ये दिखता सामने से सिंगुलर नाउन ही है, लेकिन ये जो इंडिकेट करता है, इसकी जो पहचान है, वो हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की पहचान होती है। मिसाल के तौर पर द टीम प्लेज इन द ग्राउंड, इस सेंटेंस में टीम जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन हम सबको पता है कि टीम में 11-12 खिलाड़ी होंगे जो एक ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद उस ग्रुप को हम टीम कह सकते हैं। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि जो चर्चा के समय नाउन का उसे पोसेसिव नाउन कहा जाता है। पोसेसिव का मतलब ओनरशिप, मलकियत, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ जो आपकी मलकियत में आती हो उसे आप पोसेसिव नाउन कह सकते हो। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मोबाइल है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपका मोबाइल है। तो इसमें जो मलकियत शो होती है जिसे ओनरशिप कहा जाता है, कोई भी नाउन, कोई भी नाम जिसमें ओनरशिप को इंडिकेट किया जाता हो वो पोसेसिव नाउन है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वेरी सिंपल, कोई जो भी चीज़ हम गिन सकते हैं उनको जो है काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बॉल है, केट है, एप्पल्स है। मैंने कल जो है बाज़ार से एक बॉल ख़रीदी। मेरे घर में 2 बिल्लियाँ हैं। मैंने रात को 4 सेब खाए। गली में 2 शख्स जा रहे हैं। तो ये जो है हम इनको गिन सकते हैं। आई हैव 500 रुपीज़, मेरे पास 500 रुपया है, तो मैंने इसको गिना है ना। तो इसलिए जो चीज़ हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और जो चीज़ हम गिन नहीं सकते उनको जो है अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। कोई भी चीज़ जिसको आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, वी यूज़ मेयर वर्ड्स टू क्वांटिफाई देम, हम उनके लिए जो है मेयर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल के लिए ना हम मेयर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लीटर, इसके साथ जो है 2 किलो, 1 किलो, इसको आप गिन नहीं सकते, उसको आप मेयर कर सकते हो कि 1 किलो चीनी, 2 किलो लीटर, 2 लीटर जो है पानी या 2 लीटर दूध। तो इसको आप जो है ना एक मेयर वर्ड्स दे सकते हो, लेकिन इनको जो है आप गिन नहीं सकते। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। हैप्पीनेस, मिल्क, होइल, ऑनेस्टी, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आप इनको गिन नहीं सकते। अभी आप गिन नहीं सकते कि आप कितने खुश हैं। 1 दाना खुश है, 2 दाना खुश है, 300 खुश है, कितना खुश है हम गिन नहीं सकते। इस तरह दूध को हम नहीं गिन सकते, और ऑयल, हॉनेस्टी, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तमाम जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसके साथ कंपाउंड नाउन देख लेते हैं। अ नाउन दैट इज़ मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा और अल्फाजों से जब बन जाए तो उसको आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बस स्टॉप, बस एक अलग लफ्ज़ है, स्टॉप एक अलग लफ्ज़ है, तो ये दोनों मिलके जो है बस स्टॉप बना लेते हैं। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ में 3 अल्फाज है, और ये मिलके जो है एक नया लफ्ज़ बना देते हैं जिसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। फुटबॉल, 2 लफ्ज़ मिलके जब बनते हैं तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। सनसेट, सन एक अलग लफ्ज़ है, सन एक अलग लफ्ज़ है, सेट एक अलग लफ्ज़ है, दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। स्विमिंग पूल, 2 लफ्ज़ है जो मिलके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। तो ये कंपाउंड नाउन की कुछ किस्में थे। इसके साथ आगे देखते हैं, हमारा जो दूसरा वर्ड है जो एक इम्पॉर्टेंट अहमियत रखता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह ले सके, जो नाउन की जगह ले सकते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस, किसी भी जुमले में जो नाउन की जगह ले सके उसे प्रोनाउन कह सकते हैं। अब एक जुमले में तो आप नाउन को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो और आप बार बार जो है उस सब्जेक्ट को ला रहे हो तो वो जो पैराग्राफ है वो आपका गलत हो सकता है। इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया है कि ताकि आप उस नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि प्रोनाउन को इस्तेमाल करें उस नाउन की जगह। मिसाल के तौर पर शी इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द क्लास। अब यहाँ पे जो शी की बात हो रही है तो ये नाउन को जो है इंडिकेट किया जा रहा है। इससे पहले अगर कोई जुमला हो सकता था तो इस तरह हो सकता था कि आलिया इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन क्लास। तो उस बार बार आप उस नाम को इस्तेमाल करने की बजाय आप प्रोनाउन का जो है सहारा ले लेते हो। जॉर्ज टुक द बुक फ्रॉम हिम, हिम जो है ये एक प्रोनाउन है। हु इज़ कमिंग टू द पार्टी टुनाइट,
कौन-कौन आज पार्टी को आ रहे हैं रात को, तो वो भी वो जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्रोनाउन को। डोंट टच दैट कप इट्स माइन, माइन जो है ये भी प्रोनाउन है। दे रियली लाइक देयर पोट्री क्लास, ये दोनों जो है दे एंड देयर दोनों जो है प्रोनाउन है। अभी जो ये प्रोनाउन है ये जनरली जो है 3 मेन काइंड्स होते हैं इसके। एक को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब भी फर्स्ट पर्सन की बात आती है तो वो शख्स होता है जो खुद को इंडिकेट कर सकता हो। अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन है। तो मैं फर्स्ट पर्सन मतलब आई हमेशा जो है आई, मी ये जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन रहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेंगे। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के जो प्लूरल होते हैं वो वी और अस हो सकते हैं, यानी हम। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू एंड योर, आप और आपका, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं और इसका जो प्लूरल होता है वो हमेशा यू होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो है ई, शी, इट, हिम आ सकता है। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकेंड पर्सन है, आप सुन रहे हैं। और जिसके बारे में अगर हम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं यानी ई, शी, इट, वो या वो, तो वो जो है थर्ड पर्सन कहलाते हैं और उनके जो प्लूरल है वो दे, देम एंड दियर है। इसके साथ देखते हैं प्रोनाउन के जो मेन किस्में हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो प्रोनाउन का जो किस्म है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, which, where, when, why, what, whom एंड whose। इस तरह के जुमले, अगर किसी जुमले में आपको दैट, विच, वर इस तरह के अल्फाज नज़र आते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका हमेशा ये काम होता है कि ये एक हिस्से कि ये जुमले के एक हिस्से को दूसरे जुमले से रिलेट करते हैं कि इनके आपस में क्या कनेक्शन है, ये अल्फाज हम तब इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव नाउन्स में हमने पढ़ा था कि ये ओनरशिप को जो है इंडिकेट करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पोसेशन। जो पोसेशन है, जो मलकियत है, इसमें हम जो है पोसेसिव प्रोनाउंस में जो है हम मलकियत को इंडिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर माइन, यूअर्स, हिज, हर, दियर्स एंड इट्स। माइन का मतलब ये जो गाड़ी है ये मेरी है, ये जो मोबाइल है ये आपका है। ये जो हम मलकियत को शो करते हैं कि ये किसका है तो उसको हम पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की एक अलग किस्म है। आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिफर बैक to the subject in the sentence. Some examples of reflexive pronouns are myself, yourself, herself, himself, oneself, itself, ourselves, themselves and yourselves। इस तरह के जो अल्फाज अगर आपको किसी जुमले में नज़र आते हैं तो वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम किसी जुमले में किसी एक चीज़ के लिए हम पॉइंट करते हैं कि यार वो चीज़, ये चीज़, ये चीज़, वो चीज़, इस तरह के अल्फाज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं कि दिस, ये, दैट, वो, दीज, वो। ये जो अल्फाज हैं ये तमाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोज। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव को हमें पता है कि ये सवाल पूछते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जिसमें सवालात पूछे जाते हों कि सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर ऊ, कौन है, व्हाट, क्या है, व्हेन, कब है, वाई, क्यों है, वेयर, कहाँ है। ये तमाम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में शामिल होते हैं। जो अगला प्रोनाउन की किस्म है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहा जाते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो है ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हम किसी भी ख़ास शख्स की तरफ इशारा नहीं करते या फिर ख़ास जगह के बारे में हम नहीं बताते। हम सिर्फ सिंपली कहते हैं कि समबडी, समवन, समवेयर, समथिंग। इस तरह के किसी बंदे ने किसी जगह पे
इस तरह के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर। और ये जो तमाम अल्फाज है ये तमाम जो है इंडिफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। इसके साथ जो अगला किस्म है प्रोनाउन का उसे पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस बहुत सिंपल होते हैं। ये वो प्रोनाउंस है जो हम प्रॉपर नाउंस की जगह इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉपर नाउंस की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, ई, शी, वी, दे। जो प्रोनाउन के एग्जांपल्स हम लोग देते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जिसको रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, तो ये तमाम जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट परफॉर्म द एक्शन इन अ सेंटेंस। कोई भी जुमले में जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। मिसाल के तौर पर आई, यू, वी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ई इज़ रीडिंग बुक। तो ई जो है वो कोई काम कर रहा है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस और सब्जेक्ट प्रोनाउंस एक हद तक एक ही चीज़ें हैं। इसके साथ होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। वो प्रोनाउंस जो एक जुमले में कोई काम वसूल करे तो उसको जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर मी, अस, हिम, हर एंड देम। आई एम इनवाइटेड बाय हिम, मुझे उसने इनवाइट किया गया है। तो ये जो उस है, ये जो हिम है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है ये प्रोनाउंस की एक किस्म है जिसमें हम म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर, वन अनदर। जब हम एक बंदे को दूसरे बंदे से रिलेट करते हैं वो तो रिलेटिव प्रोनाउन था, लेकिन जब हम किसी के बीच में जो रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं तो तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल जो है वन अनदर, ईच अदर, ये ईटीसी वगैरह जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे वर्ब कहा जाता है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कोई भी काम किया गया हो, जुमले में कोई भी काम हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी काम हो उसे वर्ब कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे हम कहते हैं कि कोई भी नाम हो तो उसे नाउन कहा जाता है, इसी तरह कोई भी काम हो तो उसे वर्ब कहा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ वर्ब्स आर रीड, सिट, रन, पिक, गार्निश, कम, पिच। ये सारे काम है तो ये जो है वर्ब के हिस्से में आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वर्ब यूज्ड इन सेंटेंस, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वो हर दिन क्रिकेट खेलती है तो मतलब एक काम कर रही है। माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक, मेरे दोस्त पिछले हफ्ते मेरे पास आए थे, तो वो जब आए तो ये भी कोई काम था ना। इसके साथ कुछ वर्ब्स देख लेते हैं कि किस तरह के वर्ब्स हो सकते हैं। वॉक, रन, टॉक, सिट, रीड, राइट, जोक, कफ, स्लीव, जंप। ये तमाम जो है वर्ब है, ये वर्ब की जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो वर्ब है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, लेकिन चूंकि इस कोर्स के हिसाब से हमने बेसिक से लेकर आखिर तक जाना है तो ये तमाम हम लोगों ने डिस्कस भी करने और इनको पढ़ना भी है। इसके साथ जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। एडवर्ब्स वो अल्फाज हैं किसी भी वर्ब के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी एडजेक्टिव के बारे में ये और इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके जो है 5 किस्में हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड प्लेस। इनको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स आर टुडे, क्विकली, रैंडमली, अर्ली, 10 AM, etc. Examples of adverbs used in sentences. Did you come here to buy an umbrella? इस जुमले में जो हियर है, ये जो मैंने मेंशन किया है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हियर जो है ना, हियर, डियर, ये अल्फाज जो हैं किसी भी जगह को
इंडिकेट करते हैं। तो इनको जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम वो होते हैं जो किसी टाइम को इंडिकेट करते हैं। सलीम रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एवरीडे जो लफ्ज़ है ये फ्रीक्वेंसी आता है, मतलब कि एक बंदा कितने परसेंट काम करता है। एवरीडे जो होता है ये 100% होता है। इसके साथ ओकेजनली है, यूजुअली है, ऑफन है, इस तरह के जो अल्फाज है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। टोनी वॉज स्लीपी दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है उसमें हम डिग्री देखते हैं, उसकी शिद्दत देखते हैं कि वो कितना शिद्दत से काम करता है या करता है। तो इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले जो है एडवर्ब की टाइप, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, दीज एडवर्ब्स आर दूज दैट डिस्क्राइब द मैनर in which an action is done. Basically, it can be said that the adverbs of manner answer the question how. ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये मैनर के बारे में बताते हैं कि अगर कोई काम हुआ है, मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि ये इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में। अगर कोई काम हुआ है तो वो काम किस तरह हुआ है, जल्दी में हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल जो है क्विकली, प्रॉम्प्टली, क्लियरली, स्लोली, ग्रेजुअली, एवेंचुअली, रैपिडली, सीरियसली, इंस्टेंटली, कीनली वगैरह वगैरह जो है ये तमाम एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। इसके साथ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसे मैंने बताया था कि ये टाइम के बारे में बताता है। एज द नेम सजेस्ट, द एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूज्ड टू टेल द रीडर व्हेन सम एक्शन इज अकरिंग, कब कोई काम हुआ था। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंक्लूड जनरल टाइम्स पीरियड एंड स्पेसिफिक टाइम्स। वी कैन आइडेंटिफाई एन एडवर्ब ऑफ टाइम बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हेन। हम आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ ये पूछना होता है कि कब। जब भी कब का लफ्ज़ आता है तो उसके जवाब में हम बताते हैं कि आज मैंने ये काम किया, कल मैंने ये काम किया, पिछले महीने मैंने ये काम किया। तो ये तमाम जो अल्फाज है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है कि नाउ, अभी, सून, जल्दी, टुडे, आज, टुमारो, कल, द डे आफ्टर टुमारो, परसों, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, रिसेंटली, अभी जो है ये तमाम वगैरह वगैरह तमाम जो है एग्जांपल है एडवर्ब्स ऑफ टाइम के। इसके साथ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। प्लेस से जाहिर होता है ये किसी भी जगह के बारे में बताता है। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट वेयर द एक्शन मेंशन इन द सेंटेंस इज टेकिंग प्लेस। कोई काम जो जुमले में हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन वेयर। आसान से आप कह सकते हो कि कहाँ पे कोई काम हुआ है, तो उसके जवाब में आप एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यूज कर सकते हो। समवेयर, एनीवेयर, नाउ, हियर, हियर, आउटसाइड, इनसाइड, वेयर, हियर, wherever, elsewhere, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये जितने अल्फाज हैं ये तमाम जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में शामिल होते हैं। आगे जो एडवर्ब्स की किस्म है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू डिनोट हाउ ऑफन एन एक्शन और इवेंट इज हैपनिंग। मैंने जैसे बताया था कि ये इंडिकेट करता है कि कितनी दफ़ा ये काम होता है, अक्सर होता है, कभी कभी होता है, हमेशा होता है। इस तरह के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में उन्हें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी: सेल्डम, रेयरली, नेवर, ओपन, वीकली, मंथली, ईयरली। ये जितने भी अल्फाज हैं ये तमाम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में शामिल होते हैं। इसके साथ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री: दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट हाउ इंटेंस, कितनी शिद्दत से, एन एक्शन ऑफ क्वालिटी इज, कितनी शिद्दत से एक काम हुआ है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये जो है हमेशा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एन एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सप्रेसेस हाउ फास्ट और स्लो अ व्हीकल इज मूविंग, हाउ हॉट और कोल्ड द वेदर इज, हाउ इंटरेस्टिंग और बोरिंग अ मूवी इज, एंड सो ऑन। तो एग्जांपल्स जो इसके हम देख लेते हैं कि वेरी, वेरी जो है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। टू, एक्सट्रीमली, मच, मोर, मोस्ट, लिटल, लेस, इनक्रेडिबली, टोटली, ग्रेटली, ईटीसी वगैरह जितने भी अल्फाज हैं ये तमाम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के हिस्से में आते हैं। इसके साथ हम देख लेते हैं जो हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, से
उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो एडजेक्टिव है वो हमें मज़ीद मालूमात देती है नाउन के बारे में और या सब्जेक्ट के बारे में जो उस जुमले में इस्तेमाल हुआ हो। तो इसको देखते हैं। इसके एग्जांपल जो है ब्यूटीफुल, गुड, अगली। अगर मैं कहूँ कि अली इज़ अ बॉय तो मेरा जो दूसरा जुमला होगा ई इज़ अ गुड बॉय। जो ये गुड है, ये जो गुड है ये यानी उस अली के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो है गुड है। ठीक है, इसके साथ देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज? कि क्या आपने देखा था कि वो कुत्ता कितना बड़ा था? तो ये कुत्ते के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। बिग लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने कि ये कुत्ता कितना बड़ा था। तो ये बिग जो है ये एक एडजेक्टिव है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डॉग है। तो डॉग को ये डॉग के बारे में जो है और इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे। आज मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुशगवार है। मौसम के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वॉज लवली। जो बर्थडे पे आपने ड्रेस पहना था वो बहुत ही मज़ेदार था। साथ इट इज़ अ लॉन्ग ड्राइव बट इट इज़ वर्थ द ट्रिप। शुड आई बाय द ब्लू जीन्स और द पर्पल स्वेटर? ये भी इंडिकेट कर रहा है और ये प्रोवाइड कर रहा है मज़ीद जो इंफॉर्मेशन है एडजेक्टिव नाउन के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। द 12-year-old बॉय आस्क्ड अ क्वेश्चन। ये जितने भी ब्लू में बोल्ड हुए हैं इन तमाम को जो है एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशंस है। प्रेपोजिशंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। प्रेपोजिशन वो अल्फाज है जो पोजीशन बताते हैं। सिंपल आप कह सकते हो जो पोजीशन बताते हैं। ये इसके साथ ये जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते भी हैं। इसको देख लेते हैं। प्रेपोजिशन शो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जुमले में क्या पोजीशन है वो बताते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल जो प्रेपोजिशन के हैं वो इन, आउट, बिसाइड्स, इन फ्रंट, बिलो, अपोजिट। मेरे सामने जो है टीवी पड़ा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ ये तो टीवी जो है एक ऑब्जेक्ट है। जो मैंने प्रीपोजिशन यूज़ किया इन फ्रंट वाला तो उसका मतलब है कि इन फ्रंट ने पोजीशन बता दिया ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है टीवी है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रा लाइंस ऑन द पेपर। ठीक है, सो दैट दे कुड राइट इन स्ट्रेट लाइंस। ये एक एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव। ये एक एग्जांपल है जिसमें दो जगह जो है प्रीपोजिशन यूज हो गया है। एक जगह पे ये ड्रा लाइंस ऑन द पेपर। ऑन जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट से कह रहा है कि आप लाइंस लिखे, लाइंस बनाए, लेकिन पेपर पे बनाए। कहाँ पे बनाए? पेपर पे। तो ये पोजीशन बता रहा है। ऑन जो है या कोई भी प्रीपोजिशन हो वो पोजीशन के बारे में बताता है। द चाइल्ड हाइड इज बर्थडे प्रेजेंट्स अंडर हिज बेड। जो बर्थडे प्रेजेंट्स है ये जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको जो चाइल्ड है ये सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बताई जा रही है कि एक बच्चे ने अपने तोहफे जो है बर्थडे के तोहफे जो है वो बेड के नीचे रख दिए। नीचे जो है ये एक पोजीशन है। मॉम आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर माई स्कूल। तो जो स्टोर है स्टोर के बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो स्कूल से नज़दीक है। नियर जो है ये प्रीपोजिशन है। इस तरह ये तमाम जो है एग्जांपल्स है प्रीपोजिशंस के बिटवीन यू एंड मी, आई वुडंट ट्रस्ट एंडी। आप और मेरे बीच में जो ये बीच है ना ये भी एक पोजीशन है। आप और मेरे बीच में मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। तो ये तमाम जो है प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ देख लेते हैं अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस।
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी आप कह सकते हो। दो किस्म के अल्फाजों को जोड़ते हैं कंजंक्शन, या दो हिस्सों को जोड़ते हैं, दो जुमले के हिस्सों को जोड़ते हैं, उनको कंजंक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इनके जो कंजंक्शन के जो कुछ एग्जांपल्स है वो एंड, और, फॉर, येट, आल्तो, बिकॉज, नॉट ओनली वगैरह वगैरह, ये तमाम कंजंक्शंस है। अब इनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। अली एंड असलम हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी। अली एंड असलम, तो ये दो नामों को इसने जोड़ा है, तो कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का काम करता है। अली एंड असलम, अली और असलम मेरे बर्थडे पे आए थे। जेन डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वॉज सिक। अभी ये जो है दो जुमलों को जोड़ रहा है। जे जेन डिड नॉट गो टू वर्क ये एक जुमला है, शी वॉज सिक ये दूसरा जुमला है। इन दोनों जुमलों को एज ने जोड़ दिया है, और एज जो है वो एक कंजंक्शन है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, इसमें जो अनलेस है ये कंजंक्शन है। आई हैव नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, ये दो जुमले हैं। इन दो जुमलों को जिसने जोड़ा है उसे येट कहा जाता है, और येट जो है वो एक कंजंक्शन है। यू विल नीड टू स्टडी ऑल नाइट इफ यू वांट टू पास टुमारोज टेस्ट, आपको सारी रात पढ़ना होगा अगर आपको कल का टेस्ट पास करना है। तो ये जो अगर है, जो इफ है, ये भी एक कंजंक्शन है। गो टू द स्टोर एंड बाय सम मिल्क, स्टोर पे जाओ और कुछ दूध खरीद के लाओ। तो यहाँ पे जो है एंड एक कंजंक्शन है। वी मेड यू दिस केक बिकॉज वी लव यू, ये जो है दो जुमलों को जोड़ रहा है, तो ये भी एक कंजंक्शन है। इसके साथ जो हमारा आखिरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। जब भी हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, अपनी खुशी को, अपनी उदासी को, तो हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके जो एग्जांपल्स हैं उनमें ओह, वाओ, अल्लास, yippee, हुर्रा वगैरह वगैरह जो है ये तमाम इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जिस तरह हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ा था जिनके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता था, इन सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस का भी इस्तेमाल था। तो ये जो इंटरजेक्शन है ये हमेशा हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को कन्वे करता है। तो इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। अभी यहाँ पे खूबसूरत आर्ट का काम हुआ है, तो उसको हम और अपनी इमोशंस शो कर रहे हैं कि वाओ कितना खूबसूरत काम हुआ है। अलास दैट इज़ रियली सैड। अभी अगर आप कोई बुरी खबर सुनते हो तो आप उदासी से कह सकते हो कि वो अफसोस हुआ। अलास दैट इज़ रियली सैड, तो ये भी इमोशंस को शो करता है। यप्पी वी वन द मैच, वाओ वी वन द मैच, या हुर्रा वी वन द मैच, ये भी इमोशंस को जाहिर करता है। हे दैट्स माई ट्रेन टिकट, जो थे ये इंटरजेक्शंस थे जो हमारे इमोशंस को, जो हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, जाहिर करते हैं। और ये हमारे तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जिनको आज हमने डिस्कस किया, नाउन से लेकर इंटरजेक्शंस तक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे प्रिपरेटरी सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप काइंडली इन नंबर पर रब्ता करें। और इसके साथ अगर आप सोशल मीडिया यूज़र है तो आप हमारे मुख्तलिफ पेजेस हैं इनको लाइक करें और फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।